जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ गाँव का वासी पूरा सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरहदों पर मादरे हिंद के बेटे के बूटों की चौकसी है। वीरों के बूटों की आहट वतन के हर बाशिंदे को बता रही है कि तवांग की इंच इंच भर जमीन भी महफूज है। तवांग का जर्रा जर्रा महफूज है। भारत के वीरों ने सरहदों पर अपनी आंखें रख दी हैं। दुश्मन अब आंख उठाकर भी देख नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के ये शब्द हिंदुस्तान को इत्मीनान दिलाते हैं। चीन की नापाक साजिशों को हिंदुस्तान के शौर्य वीरों ने मिट्टी में मिला दिया है। इसी इत्मीनान को हिंदुस्तान को दिखाने के लिए भारत 24 उस जगह पहुंचा। तवांग के ताजा हालातों को देश के सामने रखने के लिए भारत 24 सबसे पहले बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचा। तस्वीर दिखा रहा है ताकि देश को इस बात का इत्मीनान हो सके, देश ये जान सके कि हिंदुस्तान के वीर हथेली पर जान रखकर मां भारती की सरहदी हिफाजत कर रहे हैं। भारत 24 देश को ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां से जिनपिंग की बुज़दिल सेना ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की चालाकियों को चीर कर रख दिया और उसे उल्टे पैर भागने को मजबूर कर दिया। तो जहां तक भारत वहां तक भारत 24। इस वक्त हम मौजूद हैं वो आखिरी स्टॉप पर, वो आखिरी जगह पर जहां इस वक्त मीडिया आपको तमाम तस्वीरें दिखा पाएगा। ये वाई जंक्शन का वो एरिया है जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक बुमला पास की तरफ और दूसरा संगेस्टर लेक की तरफ। यहां से बुमला पास का जो एरिया है वो 12 किलोमीटर के लगभग है। यहां से 12 किलोमीटर के आगे वो एरिया है, वो यांगसे का वो स्पॉट है जहां पर ये झड़प हुई है। तवांग का वो इलाका जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई। जिस्म का साया भी जम जाता है जब हर कोई हीटर के आगे देह को रख देता है। ऐसे आलम में सरहदों की निगहबान होती है हिंदुस्तान के वीरों की आंखें। बर्फीली चोटियां जब बर्फ को ओढ़ लेती हैं, बर्फ में लिपटी हवा जब गोलियों की रफ्तार को कम कर देती है, मुश्किलों की सारी लकीरों को मिटाकर जोश और जुनून से लवरेज भारत मां के वीर बहादुर रक्षा संकल्प लिए आगे बढ़ते रहते हैं और चीन की दगाबाजी पर अपनी गोलियां दाग देते हैं। तो इस वक्त भारत 24 मौजूद है उन चोटियों के पास जहां से आपको एलएसी दिखा पाएंगे हम। तकरीबन एलएसी के पास हैं ये जो दुर्गम पहाड़ियां आप देख रहे हैं और बीच में एक वी बन रही होगी। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे विवेक, वो जो वी बन रही है बिल्कुल स्काईलाइन के पास, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसी के राइट में जो आप बादल देख रहे हैं उनके उस पार जो पहाड़ियां हैं वो चाइना की पहाड़ियां हैं, यानी कि उस तरफ एलएसी पार करते हुए वहां से ये चाइनीज जो लगातार हैं वो भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और इस तरह की नाकाम कोशिशों को हमारी सेना डटकर वहां पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात है और लगातार इन चाइनीज की हर तमाम कोशिशों को वहां से नाकाम करने के लिए हमारे ये जवान साल के 365 दिन 24/7 वहां पर तैनात रहते हैं। और इन्हीं की ये तमाम दृढ़ सोच और संकल्प का नतीजा है कि चाइनीज 1 इंच भी भारत की जमीन के अंदर आ नहीं पाते। हालांकि कोशिशें उनकी लगातार रहती हैं, लेकिन इन कोशिशों के बाद बार बार यही कहा जाता है कि चाइना की सेना जब जब आती है मार खाकर वापस लौट जाती है और इस तरह उनको खदेड़ा जाता है। इसी एलएसी के पार उनको भेजा जाता है कि फिर वो अपने स्लीपिंग बैग्स तक ले जाना भूल जाते हैं। उन्हें ये भी सुध नहीं रहती कि वो क्या लेकर आए थे और क्या उन्हें वापस लेकर जाना है। तो इन्हीं पहाड़ियों के पार चाइना की नाकाम साजिशों को रचने के लिए जिनपिंग लगातार वो प्लान तैयार करते रहते हैं, जिन प्लान्स को भारतीय सेना आए दिन नाकाम करने में कामयाब होती है। अब आपको हम उस जगह लिए चलते हैं
जहां भारत ने चीन को पीटा था, जहां भारत ने चीन की सेना के चीथड़े उड़ाए थे, जहां भारत ने चीन की गुस्ताखी को खाक में मिला दिया था। ये तस्वीरें गवाह हैं हिंद की सेना के शौर्य की, हमारे जवानों की जाबाजी की। 9 दिसंबर को अरुणाचल में तवांग के यांगसे इलाके में हमारे पोस्ट को हटाने के इरादे से चीनी सैनिक पहुंचे तो हमारे जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सेना को पीटकर वापस उनके बैरक में पहुंचा दिया। भारत 24 आपको वो पहाड़ियां दिखा रहा है जिनके पीछे चालबाज चीन अपने नापाक मंसूबों की स्क्रिप्ट लिखता है। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जिनपिंग भारत के खिलाफ साजिशें बुनता है, लेकिन जैसे ही वो भारत की सरहद तक पहुंचता है, भारत के वीर जवान अपने बूटों से चीन की सेना के शौर्य को कुचल देते हैं। और चीन की हर साजिश को मिट्टी में मिलाकर उसे वापस उसकी सरहद पर भेज देते हैं। इतिहास गवाह है, चीन ने जब जब भारत के खिलाफ साजिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी। चीन जब जब भारत के शौर्य से टकराया है, घुटने के बल ही आया है। तो इस वक्त भारत 24 मौजूद है उन चोटियों के पास जहां से आपको एलएसी दिखा पाएंगे हम। तकरीबन एलएसी के पास हैं ये जो दुर्गम पहाड़ियां आप देख रहे हैं और बीच में एक वी बन रही होगी, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे विवेक। वो जो वी बन रही है बिल्कुल स्काईलाइन के पास, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसी के राइट में जो आप बादल देख रहे हैं, उनके उस पार जो पहाड़ियां हैं वो चाइना की पहाड़ियां हैं, यानी कि उस तरफ एलएसी पार करते हुए वहां से ये चाइनीज जो लगातार हैं वो भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और इस तरह की नाकाम कोशिशों को हमारी सेना डटकर वहां पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात है और लगातार इन चाइनीज की हर तमाम कोशिशों को वहां से नाकाम करने के लिए हमारे ये जवान साल के 365 दिन 24/7 वहां पर तैनात रहते हैं। और इन्हीं की ये तमाम दृढ़ सोच और संकल्प का नतीजा है कि चाइनीज 1 इंच भी भारत की जमीन के अंदर आ नहीं पाते। हालांकि कोशिशें उनकी लगातार रहती हैं, लेकिन इन कोशिशों के बाद बार बार यही कहा जाता है कि चाइना की सेना जब जब आती है मार खाकर वापस लौट जाती है। और इस तरह उनको खदेड़ा जाता है, इसी एलएसी के पार उनको भेजा जाता है कि फिर वो अपने स्लीपिंग बैग्स तक ले जाना भूल जाते हैं। उन्हें ये भी सुध नहीं रहती कि वो क्या लेकर आए थे और क्या उन्हें वापस लेकर जाना है। तो इन्हीं पहाड़ियों के पार चाइना की नाकाम साजिशों को रचने के लिए जिनपिंग लगातार वो प्लान तैयार करते रहते हैं, जिन प्लान्स को भारतीय सेना आए दिन नाकाम करने में कामयाब होती है। तवांग में हुए टकराव में भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य दिया, उससे चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश मिल गया है कि भारत अब 62 वाला भारत नहीं रहा है। ये नया हिंदुस्तान है जो बदला लेना जानता है। ये नया भारत है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। ये वो हिंदुस्तान है जो अब ईंट का जवाब पत्थर से देता है। यही वजह है चीन अपनी गलतफहमी में मारा गया। तवांग में हुए टकराव में भारतीय सेना के जवानों ने चीन को जो जवाब दिया, चीन को उम्र भर उस दर्द का एहसास रहेगा, क्योंकि तवांग में हुई झड़प में सबसे ज्यादा नुकसान चीन के सैनिकों का हुआ। बड़ी संख्या में चीन के सैनिक घायल हुए, जबकि भारत के कुछ जवानों को हल्की फुल्की चोटें आई। और तवांग के यांगसे में भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। भारत की इंच भर जमीन पर भी वीरों ने चीनी सैनिकों को ठहरने नहीं दिया। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जिनपिंग की चालाकियों को इसी तरह मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। चीन के विस्तारवादी मंसूबों को भारत इसी तरह मिट्टी में मिलाता रहेगा। एलएसी में नापाक नजरें गड़ाए बैठे चीन की हर चाल को भारत इसी तरह
नेस्तनाबूद करता रहेगा। छटा 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 भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की पीठ पर सीमा का सही सीमांकन तो कर दिया, लेकिन एक सीमा ऐसी है जिस पर चीन हमेशा अपनी चालबाजी दिखाता रहता है। चीन जहां सीमेंट डालता है उसे अपनी जगह बताता है और भारत अपनी जमीन पर पहरा भी देता है, तो चीन को गहरा सदमा लगता है। एलएसी के पास जब चीन की तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है या निर्माण कार्य जारी रहता है तो चीन वहां उसे जायज ठहराता है, लेकिन जब भारत की तरफ से इस तरह का कोई भी निर्माण कार्य वो भी भारतीय टेरिटरी में जारी रहता है तो फिर चीन को दिक्कत हो जाती है। और चीन उसे गलत और अवैध ठहराता है। चीन बौखला जाता है। भारत 24 आज जिस जगह से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, पहाड़ियों के पीछे चीन अपनी नापाक साजिशों का सीमेंट जोड़ रहा है। चीन एयरबेस तैयार कर रहा है, इसके अलावा कई कंस्ट्रक्शन का कार्य भी करवा रहा है। तो मेरे पीछे इस वक्त जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, वहीं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला आपको दिखाएंगे किस तरह से दूर इन बादलों के पीछे एलएसी है और एलएसी के उस पार चीन लगातार तमाम एयरबेस बना रहा है, वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है। और चीन जब एलएसी पर खुद इस तरह की कोई निर्माण कार्य चलाता है तो उसे बुरा नहीं लगता, तब उसे वो खटकता नहीं है। अपनी नाकाम साजिशों को अंजाम देने के लिए चीन जब वहां पर निर्माण कार्य करता है तो वहां पर उसको कुछ अखरता नहीं है, लेकिन जब भारत की सरहद में, भारत के टेरिटरी में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो चीन उसे अवैध ठहराता है। चीन को बौखलाहट हो जाती है, चीन बौखला जाता है। इस वक्त मैं हम वाई जंक्शन से आए हैं और वाई जंक्शन से आते हुए ये रास्ते अब देख रहे हैं, ये रोड्स अभी बने नहीं हैं, ये रोड्स बनाए जा रहे हैं बीआरओ की तरफ से। तो बीआरओ लगातार इस निर्माण कार्य में जुटा हुआ है और ये इंटरलॉक टाइल्स आप देख रहे हैं, यही इन रोड्स पर लगाई जानी है ताकि पक्के रोड्स बन सके, जिससे सेना का वो तमाम साजो सामान, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प चाहिए और अन्य जो तमाम चीजें चाहिए, चाहे फिर वो गन्स हो, चाहे मशीन्स हो, आर्टिलरीज हो, अगर यहाँ से ले जाने में इन रोड्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अगर ये रोड्स पक्के हो जाते हैं तो सेना को सामान ले जाने में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अगर डेवलप होता है तो बहुत आसानी होगी, खासकर उन तनावपूर्ण सिचुएशंस में जहां लगातार चीन से लोहा लेने के लिए तमाम उन सैन्य साजो सामान की जरूरत होती है। तो ये निर्माण कार्य लगातार यहाँ पर जारी है और लंबे अरसे से ये निर्माण कार्य यहाँ जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ के लिए लेबर एक अपनी बड़ी मुसीबत है, उसके बाद मशीनरी एक उससे बड़ी मुसीबत है, और इस तरह से ये लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पर ये इंटरलॉक टाइल्स की, ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। तो इसी के चलते लंबे अरसे से ये निर्माण कार्य जारी है। भारत अपनी जमीन पर युद्धाभ्यास करता है तो चीन की सांसें फूलने लगती हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया तो चीन समझौतों की दुहाई देकर रोने लगा। खासकर चीन को सबसे बड़ा धक्का एलएसी पर हुए भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास से लगा है। भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन बौखला गया है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास को लेकर चीन ने 1993 और 1996 में हुए समझौतों का हवाला दिया है। चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ऐसा करना सीमा विवाद के द्विपक्षीय मामले में दखल देने जैसा है। लेकिन भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चीन को गलत नहीं लगता है।
चीन को निर्माण कार्य कराना समझौते का उल्लंघन नहीं लगता है। चीन की चालबाजियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत भी अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा है। भारत भी अपने वीरों के लिए सरहदों को आसान बनाने के लिए बड़े निर्माण कार्य करवा रहा है। हिंद की सरहदों पर लगातार निर्माण कार्य जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर द हेल्प कर रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं। जवानों को आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जवानों को अपने हलके तक पहुंचने में कम वक्त लगे। ये तस्वीरें नए भारत की शक्ति का निर्माण है, जिनके कण कण में एक संदेश है, जिनके जर्रे जर्रे में जुनून है, जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है। भारत की इसी शक्ति से चीन बौखलाया हुआ है। भारत के इसी शौर्य से जिनपिंग की सांसें फूली हुई हैं। भी आप दूर दूर तक देखेंगे, यहाँ से नजर दौड़ाइएगा तो नीचे तक ये जो माधुरी झील है, ये वो इलाका है वाई जंक्शन से, तो वाई जंक्शन से आते हुए माधुरी झील तक, यानी इस झील तक, इस लेक तक ये सड़क का निर्माण यहाँ पर लगातार जारी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है सेना की तरफ से, और यही है जो चीन की बौखलाहट की एक सबसे बड़ी वजह बनी हुई है कि आखिर एलएसी के पास भारत ये निर्माण कार्य क्यों कर रहा है, आखिर क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, आखिर क्यों सेना के लिए कुछ भी, थोड़ी सी भी चीज आसान हो जाए, ये चीन की बौखलाहट का एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसीलिए चीन की ये बौखलाहट अलग अलग समय पर बॉर्डर पर दिखती रहती है और एलएसी पर उसकी नापाक कोशिशें लगातार जारी रहती है। हिंदुस्तान के वीरों की मुस्तैदी से सरहद का कण कण सुरक्षित है। हिंद की वीरों की आंखों में सरहद का जर्रा जर्रा दर्ज है। चीन अपनी चालाकियों और चालबाजियों से भी उसे धुंधला नहीं कर सकता है, क्योंकि जमीन के हर कण में राष्ट्र प्रेम की वो आग है, जो आग एशिया के अजगर को जलाकर खाक करने के लिए काफी है। वो आग है जो तवांग में माइनस के इर्द गिर्द झूलते तापमान में भी चीनी सैनिकों के पसीने छुटा सकती है। ये वो आग है जो मदद में उजाला देती है तो साजिशों के समूह का सामूहिक नाश भी करती है। जिनपिंग के हर नापाक इरादों को जमींदोज करती ये वो हकीकत है जो वास्तविकता में चीन की विफलता को तारीखों में दर्ज कराती है। ये उस इतिहास को हकीकत में तब्दील कर रही है जो भविष्य में वर्तमान के पन्नों पर शौर्य गाथा के शीर्षक से पढ़े जाएंगे। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ अमृता गर्ग, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, भारत 24। और इस बीच बड़ी खबर, भारत ने जीता है मिसेज वर्ल्ड का खिताब। सरगम कौशल बनी है मिसेज वर्ल्ड 2022। 21 साल बाद भारत को मिला है ताज। 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने जीता था खिताब। जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं 32 साल की सरगम, जिन्होंने खिताब अपने नाम किया। 21 साल बाद भारत को मिला है ताज। 2001 में अदिति ने खिताब जीता था और अब इनकी बारी है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है 32 साल की सरगम, जो बनी है मिसेज वर्ल्ड। और गुजरात में प्रचंड जीत का दिल्ली में जश्न। 20 दिसंबर को दिल्ली में होगी पार्टी। दिल्ली जिमखाना में रखी गई है पार्टी। सीआर पाटिल डिनर दे रहे हैं। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। सहयोगी दलों के सांसदों को भी इसमें न्योता है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद 20 दिसंबर को दिल्ली में होगी पार्टी। दिल्ली जिमखाना में ये पार्टी रखी गई है। सीआर पाटिल ये डिनर पार्टी दे रहे हैं। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद तो दे रहे हैं पार्टी। पीएम मोदी भी इस जीत के जश्न में होंगे शामिल। सहयोगी दलों के सांसदों को भी न्योता भेजा गया है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। हालांकि इसमें पेच भी कई है, लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है कि ये पेच भी कोई खास बात नहीं। दरअसल गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में आ गए हैं, क्योंकि अगले महीने 23 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में सियासी चर्चा आम है कि क्या पाटिल ही हैं
जिनका बीजेपी अध्यक्ष की रेस में है सबसे आगे नाम। गुजरात की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सीआर पाटिल को नहीं जानता होगा। सन 1955 में महाराष्ट्र के जलगांव में जन्मे चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल सन 1989 में बीजेपी से जुड़े। बीजेपी से जुड़ने से पहले पाटिल गुजरात पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर एक कोऑपरेटिव बैंक का संचालन कर रहे थे। अब पाटिल का नाम देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की रेस में आ चुका है। 2024 से पहले पाटिल को बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी का गृह राज्य गुजरात होगा। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें दिख चुकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे। अब एक बार फिर ऐसा ही होता दिख रहा है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत में भागीदार पाटिल भी रहे हैं। पाटिल ने गुजरात अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई है, जिसका इनाम शायद अब उन्हें मिलने जा रहा है। पाटिल को बीजेपी में नरेंद्र गांधी लेकर आए। इसके बाद पाटिल उस वक्त के बड़े नेता और सूरत के सांसद काशीराम राणा के नजदीक आए। इसी बीच सीआर पाटिल की बैंक संकट में आई। इसके बाद उन्हें कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। हालांकि पाटिल ने जल्दी तमाम आर्थिक देनदारियों को सुलझाया और बाहर आ गए। इस मुश्किल से निकलने के बाद पाटिल को फिर उस वक्त सूरत की 84 सीट से विधायक नरोत्तम भाई पटेल का सहारा मिला। पाटिल सूरत में सक्रिय बने रहे और काम करते रहे। इस दौरान पाटिल ने अपनी एक टीम बनाई जो कि उस वक्त के स्थापित नेताओं प्रवीण नायक और अजय चौकसी से अलग थी। लंबे समय से पार्टी के लिए सूरत में काम कर रहे सीआर पाटिल को पहला मौका तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सीआर पाटिल नवसारी से लड़कर पहली बार संसद में पहुंचे। इस चुनाव में पाटिल को 4.25 लाख से अधिक वोट मिले और उन्होंने 1.32 मतों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार धनसुख राजपूत को हराया। इसके बाद पाटिल ने पलटकर नहीं देखा। 2014 के चुनाव में पाटिल ने नवसारी के चुनाव में 70.72% वोटों पर कब्जा जमाया और इस चुनाव में 8.20 लाख से अधिक मत हासिल किए और 5,58,116 मतों से जीत हासिल की। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में पाटिल ने फिर अपने करिश्मे को बरकरार रखा और 9,72,739 वोट हासिल किए। पाटिल इस चुनाव देश भर में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद बने। उन्होंने 6,89,688 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले पाटिल को पार्टी ने जुलाई 2020 में बीजेपी गुजरात प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। पाटिल ने न सिर्फ नवसारी से जीत हासिल की बल्कि सूरत में भी बीजेपी को मजबूत बनाया। उनके वोट प्रतिशत में इजाफे के पीछे कहते हैं उनका प्रबंधन है। उनके सांसद कार्यालय में कोई जाता है तो उसका उदार पूर्वक स्वागत होता है। फिर उनसे तकलीफ और परेशानी पूछी जाती है और उसके समाधान की ठोस कोशिश की जाती है। पाटिल देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिनका ऑफिस ISO सर्टिफाइड है। पाटिल की सूरत के डायमंड और टेक्सटाइल उद्योग पर भी अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि 2017 में जब कहा गया कि सूरत में बीजेपी को झटका लगेगा तो ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने लगभग सभी सीटें जीती और एक बार फिर 2022 में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत का जयकारा भी अपने नाम लगाया है, जिस जीत के सूत्रधारों में पाटिल का नाम भी शुमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।